ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर साहर फातिमा हूँ। मैं कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मेरी सब स्पेशलिटी है गायनी की कैंसर सर्जरीज़ में, इनफर्टिलिटी रिलेटेड केसेस में और इसके अलावा गायनी की एंडोस्कोपिक सर्जरीज़ में, जिसमें लैप्रोस्कोपी, कॉल्पोस्कोपी और हिस्टेरोस्कोपिक सर्जरी शामिल होती हैं। मैंने MBBS किया है डाउ यूनिवर्सिटी से एंड देन मैंने FCPS किया है पाकिस्तान से। मेरी ट्रेनिंग है इन लैप्रोस्कोपिक गायनी सर्जरीज़, जिसमें मैंने स्पेशलाइजेशन की है फ्रांस से। इसके अलावा मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस है जर्मनी में, सिंगापुर और दुबई में। करेंटली मैंने मास्टर्स किया है हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में और इन्फेक्शन डिजीज़ प्रिवेंशन में। करेंटली मैं एक लीडिंग मेडिकल कॉलेज में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। आज हम बात करेंगे एंडोमेट्रियोसिस के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस क्या है, इसकी क्या वजूहत होती हैं, वो क्या साइलेंट सिम्टम है जिसके साथ एंडोमेट्रियोसिस प्रेजेंट करती है और इनका क्या इलाज है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। एंडोमेट्रियोसिस का मतलब ये होता है कि जो यूट्रस के नॉर्मल टिश्यूज़ हैं वो यूट्रस के अलावा बॉडी के दूसरे टिश्यूज़ में पाए जाते हैं, जैसे ओवरीज़ में, ट्यूब्स के पास, ब्लैडर या बाउल में या पेल्विक के दूसरे ऑर्गन्स में होते हैं। इनका होने का नुकसान ये होता है कि क्योंकि इनकी नॉर्मल लोकेशन यूट्रस की लाइनिंग के अंदर है, तो अगर ये बाहर किसी और जगह पे चले जाते हैं कुछ पैथोफिजियोलॉजिकल रीजंस की वजह से, तो ये वहाँ पे जाके बहुत सिवियर साइन एंड सिम्टम्स करवाते हैं और एडिशंस करवाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के साथ यूजुअली पेशेंट जिन कंप्लेंट को प्रेजेंट करती है, एंडोमेट्रियोसिस जब ख़वातीन को होता है यूजुअली उनके सिम्टम्स में पीरियड्स का हैवी होना। एंडोमेट्रियोसिस की अलामात में पीरियड्स का हैवी होना और बहुत ज़्यादा पेनफुल होना शामिल है। यूजुअली उन फीमेल्स को पीरियड शुरू होने से पहले ही पेन ख़त्म होता है और ड्यूरिंग द ड्यूरेशन ऑफ द पीरियड्स उनको पेन होता ही रहता है। ये बहुत सिवियर पेन होता है जो आगे जाकर कंटिन्यूस भी हो जाता है। इसके अलावा ये फीमेल्स इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग यानी मेंसेस के बीच के ब्लीडिंग के साथ प्रेजेंट करती हैं या सेक्सुअल एक्टिविटी के बाद ब्लीडिंग के साथ भी प्रेजेंट करती हैं। एंडोमेट्रियोसिस जिन लोकेशंस पे होता है उनसे लेटेंट सिम्टम भी पेशेंट को आते हैं, जिस तरह कमर में दर्द होता है, नीचे एब्डोमिनल में पेन होता है पेशेंट को, किसी को यूरिनरी सिम्टम्स आ रहे होते हैं, किसी को बाउल सिम्टम्स हो रहे होते हैं। ये वो सारी अलामात हैं जो एंडोमेट्रियोसिस के साथ ख़वातीन में होती हैं। एंडोमेट्रियोसिस के साथ जब ख़वातीन हमारे पास आती हैं, इसे डायग्नोस करने के लिए यूजुअली हम अल्ट्रासाउंड कराते हैं, जो हमें रफ़ आइडिया देता है कि एंडोमेट्रियोसिस है कि नहीं और ये किस लोकेशन में है, या फिर एंडोमेट्रियोमा तो नहीं है, यानी एंडोमेट्रियोसिस एक ओवेरियन सिस्ट बनाती है, उसको हम एंडोमेट्रियोमा कहते हैं, तो वो हम अल्ट्रासाउंड करा के देखते हैं कि एंडोमेट्रियोमा तो नहीं है। एंडोमेट्रियोसिस की डायग्नोसिस का गोल्ड स्टैंडर्ड लैप्रोस्कोपिक सर्जरी है। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी को आम ज़बान में दूरबीन ऑपरेशन या कंप्यूटर ऑपरेशन कहा जाता है। इसमें हम कैमरा डाल के देखते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस कहाँ कहाँ पे है और इसकी स्टेजिंग क्या है, क्योंकि उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, जिसमें सबसे माइल्ड वाली स्टेज सबसे कम सिम्टम के साथ प्रेजेंट करती है और कम नुकसानदा होती है, और सीवियर वाली जो डिज़ीज़ होती है उसमें हमें बहुत ज़्यादा एडिशंस मिलते हैं। क्योंकि हमारी पूरी ट्रीटमेंट प्लान इस बात पे डिपेंड करता है कि एंडोमेट्रियोसिस का कौन सा स्टेज है, और इसके अलावा पेशेंट की फर्टिलिटी पे डिपेंड करता है कि पेशेंट क्या चाहती है। जब हम एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करते हैं तो हमें ये देखना पड़ता है कि हमारी पेशेंट की फर्टिलिटी क्या है, यानी वो मैरिड है या अनमैरिड है और आगे फैमिली प्लान कर रही है कि नहीं, उसका पेन कितना सीवियर है, उसकी एंडोमेट्रियोसिस कौन से स्टेज पे है और उसके लिए प्रेफरेबल मोड ऑफ सर्जरी क्या है। जब यूजुअली एंडोमेट्रियोसिस मिनिमल या माइल्ड होता है तो उसको हम मेडिकली ट्रीट करने की कोशिश करते हैं। इसके लिए डिफरेंट मेडिसिन अवेलेबल हैं, जिसमें हमारे पास ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स भी शामिल होती हैं। इसके अलावा गोनेट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हम देते हैं और डेनाजोल भी देते हैं। इन दवाओं को देने का मकसद ये होता है कि ये दवाएं ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को प्रिवेंट करती हैं, जिसकी वजह से पीरियड्स रुक जाते हैं और इससे एंडोमेट्रियोसिस रिग्रेस या छोटा हो जाता है, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ बढ़ता है। तो इसको कम करने के लिए ज़रूरी होता है कि वो दवाएं दी जाएं जो ईस्ट्रोजन की प्रोडक्शन को कम करें ताकि मेंसेस को रोका जा सके।
इन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। जिस तरह हम जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन देते हैं, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि पेशेंट को मेनोपॉजल सिम्टम हो जाते हैं, जैसे वजाइनल ड्राइनेस हो सकती है, उसको हॉट फ्लैशेस आने लगते हैं। और इसके अलावा ये दवाएं जो हम दे रहे होते हैं ये सिर्फ एंडोमेट्रियोसिस के साथ को श्रिंक कर रही होती हैं, इनको 100% कम नहीं कर रही। इसके अलावा डेनाजोल भी दिया जाता है। डेनाजोल के भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे वो बहुत ज़्यादा स्किन पे पिंपल्स आ देता है, स्किन पे हेयर ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो जाती है। और डेनाजोल लेने के दौरान अगर ख़वातीन प्रेग्नेंट हो जाएं तो उनके बच्चे के एबनॉर्मल होने के चांसेस हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस के लिए जो भी दवाएं दी जा रही हैं उनका मकसद ये होता है कि पेशेंट का पेन कम हो जाए और जो एंडोमेट्रियोसिस जहाँ जहाँ मौजूद है उसको हम साइज़ में थोड़ा सा श्रिंक कर दें, लेकिन वो 100% ख़त्म नहीं हो रहा होता। सो अगर कोई चाहता है कि उसको 100% एंडोमेट्रियोसिस को ख़त्म कर दिया जाए तो फिर उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट प्रेफरेबल ऑप्शन नहीं होता। एंडोमेट्रियोसिस में सर्जरी हम उन केसेस में करते हैं जब हमारी डिजीज़ मॉडरेट टू सीवियर होती है, यानी स्टेज 3 या स्टेज 4 पे होती है, या फिर वो फीमेल्स के लिए जो अभी यंग होती हैं और अपनी प्रेगनेंसी प्लान करना चाह रही होती हैं या जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई होती। एंडोमेट्रियोसिस के इन केसेस में हम पहले सर्जरी करते हैं और उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करने के बारे में जाते हैं। एंडोमेट्रियोसिस की वजह से पेशेंट की ओवरी में एक सिस्ट हो जाती है जिसको हम कहते हैं एंडोमेट्रोमा। ये सिस्ट अगर 3 to 4 सेंटीमीटर साइज़ की भी हो तब भी हम इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि अगर हम इसको रिमूव नहीं करेंगे तो हर महीने ये सिस्ट एंडोमेट्रोटिक स्पर्ट्स को मज़ीद स्प्रेड करती जाएगी और जहाँ जहाँ स्प्रेड होगा वहाँ पे सिम्टम्स होते जाएंगे। जिस तरह एडिशन बढ़ता जाएगा, पेशेंट का पेन ज़्यादा होता जाएगा और पेशेंट की मेंसेस बंद होने लगेंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ये सारे सिम्टम्स को प्रिवेंट करने के लिए हमें एंडोमेट्रोमा को निकालना पड़ता है। यूजुअली हमारी कोशिश यही होती है कि हम एंडोमेट्रोमा को निकाल के ओवरी को दोबारा से रिकंस्ट्रक्शन कर दें। लाइक हम ओवरी में से सिस्ट निकाल के प्लास्टिक सर्जरी की तरह ओवरी को दोबारा से नया बनाने की कोशिश करते हैं ताकि उसके बाद पेशेंट अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ भी कंटिन्यू कर सके और प्रेग्नेंट भी हो सके। ये इस चीज़ पर भी डिपेंड करता है कि पेशेंट कितनी जल्दी आए। बहुत दफ़ा पेशेंट को एंडोमेट्रियोसिस के बारे में पता तो होता है मगर वो इलाज नहीं करा रहा होता और वो इस स्टेज में हमारे पास आता है जब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एडिशंस बन चुकी होती हैं, ओवरियन टिश्यूज़ ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके होते हैं। ऐसी चीज़ों में फिर कंजर्वेटिव सर्जरी कराना मुश्किल हो जाता है, तो बेहतर है कि पेशेंट अर्ली स्टेज में आए। एंडोमेट्रियोसिस और एंडोमेट्रोमा की बेस्ट ट्रीटमेंट लेप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी का मतलब होता है कि हम दूरबीन या कैमरा डालते हैं पेशेंट के पेट के अंदर और जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं वो बड़े मिनिएचर इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ये इंटरनल एडिशंस भी नहीं करते, इनसे हमें व्यू भी बहुत अच्छा नज़र आता है। इस केसेस में सर्जन्स को व्यू भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा होता है, जो नेकेड आई के मुकाबले में कहीं टाइम ज़्यादा होकर नज़र आ रहा होता है। तो जो एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट छोटे होते हैं जो बॉडी में कहीं और पड़े होते हैं पेल्विस में, हम उनको आराम से एब्लेट और ट्रीट कर सकते हैं लेप्रोस्कोपी के ज़रिए। लेप्रोस्कोपी सर्जरी में हम ये कोशिश करते हैं कि ओवरी को प्रिजर्व किया जाए, यानी ओवरी से निकाल के ओवरी को दोबारा बना दिया जाए। इसके अलावा जहाँ जहाँ एंडोमेट्रियोटिक स्पॉट्स पड़े हुए होते हैं उनको हम एब्लेट कर देते हैं, यानी जलाकर ख़त्म कर दिया जाता है। एंडोमेट्रियोसिस में क्योंकि बहुत ज़्यादा एडिशंस भी हो जाती हैं, यानी चीज़ें आपस में चिपकी भी हमें मिलती हैं, तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के ज़रिए हम वो सारी एडिशंस भी सेपरेट कर देते हैं। कुछ जगहों पे लोगों के पास लेप्रोस्कोपिक सर्जन्स नहीं होते हैं और वो पेशेंट की ओपन सर्जरी करा लेते हैं। एंडोमेट्रियोसिस में ओपन सर्जरी कराना और भी ख़तरनाक होता है क्योंकि ऑलरेडी आपकी एडिशंस बनी हुई हैं, आपके बॉडी ऑर्गन डैमेज हुए हुए हैं और अगर हम ओपन सर्जरी करेंगे तो उसमें मज़ीद एडिशन हो जाएगी। इसलिए हम एंडोमेट्रियोसिस के में लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ही करते हैं, ओपन सर्जरी और लेप्रोटमी नहीं कराते। वो फीमेल्स जो बच्चा करना चाह रही होती हैं उनको हम एंडोमेट्रियोसिस के लिए आमतौर पे दवाएं नहीं देते, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि दवाओं के दो ही काम हैं, एक तो पेशेंट को सिम्टम फ्री करना यानी उसका पेन कंट्रोल करना और दूसरा एंडोमेट्रियोसिस को थोड़ा सा श्रिंक करना। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा हैं। ये दवाएं मेनोपॉजल सिम्टम भी करती हैं और ये सिर्फ एंडोमेट्रियोमा को श्रिंक कर रही होती हैं। हम जब दवाएं छोड़ते हैं तो 30% ऑफ द साइज़ ये दोबारा बढ़ जाती हैं। सो जो औरतें प्रेग्नेंट होना चाह रही होती हैं, सो जो फीमेल्स प्रेगनेंसी प्लान कर रही होती हैं, उनकी एंडोमेट्रियोसिस को हम मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं देते। उनके लिए हम डायरेक्टली सर्जरी करते हैं जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है। और सर्जरी के बाद जब हम इनका एंडोमेट्रियोमा भी रिमूव कर देते हैं, जब एडिशंस भी दूर कर देते हैं, या एक आम ज़बान में समझा जाए कि जब हम अंदर के हालात को बहुत अच्छा कर देते हैं, उसके बाद हम इनकी 3 से 6 महीने के बाद हम इनकी प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट में जाते हैं। बहुत से केसेस में हम लेप्रोस्कोपी करने के बाद पेशेंट को सर्जरी के बाद भी 3 to 6 मंथ मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं।
इस मेडिकल ट्रीटमेंट का मकसद ये होता है कि वो इंडोमेट्रियोटिक स्पॉट जो हमारी नेकेड आई को नज़र नहीं आ रहे, जो बहुत माइनर है, माइक्रोस्कोपिक हैं, अगर वो कहीं पे मौजूद हैं तो वो भी प्रोग्रेस हो जाए। फीमेल प्रेग्नेंट होना चाह रही होती हैं, हम उनको लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के बाद प्रेगनेंसी की ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। इन फीमेल्स में अगर ज़रूरत पड़े तो हम आर्टिफिशियल रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स भी करते हैं, यानी IUI या IVF, जिसको आम ज़बान में टेस्ट ट्यूब बेबी क्या कहते हैं, वो भी किया जाता है। अगर आप इंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट नहीं करते और छोड़ देते हैं तो उसके लॉन्ग टर्म नुकसानात बहुत ज़्यादा हैं। इंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जो हमें आमतौर पे शदीद दर्द के साथ प्रेजेंट करती है। ये इस तरह का दर्द होता है कि वो ख़वातीन जो दर्द से परेशान होकर बच्चेदानी निकलवा भी देती हैं, उनका भी दर्द नहीं जाता, क्योंकि जैसे मैंने कहा ये हर महीने अपने फ्रेगमेंट्स को श्रेड कर रहा होता है और बाकी बॉडी ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर रहा होता है। तो अगर आप उसकी टाइमली सर्जरी नहीं कराते हैं और इसको लॉन्ग टर्म लेकर चलते हैं तो उसके बाद हो सकता है कि ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो। इंडोमेट्रियोसिस बहुत सी फ़ीमेल में सारी ज़िंदगी सीवियर पेन के साथ प्रेजेंट करता है। लोगों के बच्चे नहीं हो सकते, उनको बाउल और ब्लैडर की सारी ज़िंदगी सिम्टम रहते हैं। इनको सेक्सुअल एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है, यूरिन पास करने में पेन होता है, स्टूल पास करने में पेन होता है। बहुत सी ख़वातीन मेंसेस के दौरान शदीद पेन को इग्नोर कर देती हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाती, या शायद ये मिथ होता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर आप टाइमली डायग्नोस करें और टाइमली ट्रीट कर दें तो ये आपके लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन अगर आप इसको इग्नोर करें तो आगे जाके ये लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस करती है, जिसमें स्पेशली सीवियर पेन एक ऐसा कॉम्प्लिकेशन होता है कि बहुत सी फीमेल इस तरह की सिग्नल पेन में होती हैं कि पेन किलर के बावजूद भी रिलीफ नहीं हो रही होती। इंडोमेट्रियोसिस के अवेयरनेस के बारे में हम हर अक्टूबर में दुनिया भर में अवेयरनेस वीक मनाया जाता है, जिस पर ख़वातीन को ये बताया जाता है कि अगर आपके पेनफुल पीरियड्स हैं या अगर आपके घर में छोटी बच्चियां हैं जिनको मेंसेस के बाद पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, डॉक्टर्स के पास ज़रूर दिखाएं। आई थिंक कि आज की डिस्कशन से आपको पता चला होगा कि इंडोमेट्रियोसिस क्या है और इसका इलाज मुमकिन है, लेकिन आपने इसके लिए टाइमली डॉक्टर के पास आना है। अगर आपने हमसे किसी और चीज़ के बारे में कंसल्ट करना हो तो आप वीडियो कंसल्टेशन के ज़रिए हमसे कंसल्ट कर सकते हैं या आप मुझे मेरे क्लिनिक पे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।